Assalamualaikum ji, and welcome to today's session hosted by bfiler.com on tax filing for tax year 2020. मेरा नाम फारूक रशीद है, I'm a chartered accountant and team lead taxation at bfiler.com, जो कि अपनी नौयत का पाकिस्तान का सबसे यूनिक टैक्स प्रिपरेशन एंड एडवाइजरी सर्विस है। आज के सेशन में हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर ज़रूरत ही क्या है कि हम अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें, किस किस के ऊपर ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि वो अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल हम अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो क्या एडवांटेजेस हैं या क्या डिसएडवांटेजेस हैं इनफैक्ट ऑफ नॉट फाइलिंग अ टैक्स रिटर्न्स। देन वी विल लुक एट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। हम सैलरी टैक्सेशन को देखेंगे, हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को देखेंगे, हम अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है, फॉर एग्जांपल डिविडेंड इनकम है, प्रॉफिट ऑन डेट है। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी की एग्रीकल्चर इनकम है या किसी ने कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी ने मूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इन तमाम सोर्सेज ऑफ इनकम की टैक्सेशन किस तरीके से होगी, आप किस तरीके से इन इनकम्स को रिपोर्ट करेंगे और किस तरीके से क्या आपसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। सो दीज आर द मल्टीपल एलिमेंट्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज वेबिनार इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि आखिर कौन से वो लोग हैं, हु आर द पीपल एग्जैक्टली रिक्वायर्ड टू फाइल द टैक्स रिटर्न्स। तो उसके लिए आए हम जरा एफडीआर की जो मैंडेटरी क्राइटेरिया है ऑफ फाइलिंग टैक्स रिटर्न्स का, उसके जरा हम इवेलुएट कर लेते हैं। सो दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं हमारे पास। एक इसमें इनकम क्लास कहा जाता है और दूसरा इसे एसेट क्लास कहा जाता है। इनकम क्लास के अंदर वो तमाम कैटेगरीज आ जाती हैं जिसके अंदर एफबीआर ने बताया हुआ है कि अच्छा जो भी लोग इस पर्टिकुलर इनकम कैटेगरी को एक्सीड करते हैं उनके ऊपर ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि वो अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें, वो अपना एटीएन जनरेट करें और अपने तमाम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की रिपोर्टिंग भी करें। जो सैलरीड इंडिविजुअल्स होते हैं, सैलरीड इंडिविजुअल्स कौन होते हैं? पिछले साल तक तो सैलरीड इंडिविजुअल्स वो थे जिनकी टैक्सेबल इनकम आपकी सो लेट्स से आपकी लाख रुपए टैक्सेबल इनकम है, तो सैलरीड इंडिविजुअल उसे कहा जाएगा जिसकी सैलरी 50% से ऊपर हो। सो लेट्स से 55,000 हो, 60,000 अगर आपकी टोटल इनकम में सैलरी है तो आपको सैलरीड इंडिविजुअल कहा जाएगा। उसका टैक्स रेट भी कंपैरेटिवली कम है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स भी कंपैरेटिवली कम है। इस दफ़ा जिस साल की फाइलिंग हम अभी कर रहे हैं टैक्स ईयर 2020 की, जिसकी लास्ट डेडलाइन अभी हमारे पास 8 दिसंबर है टू डेट, सो इसमें इस कैटेगरी को चेंज कर दिया गया है। नाउ इट इज सेड कि अच्छा अगर तो आपकी जो टोटल इनकम है, जब तक आपकी सैलरी इसकी 75% एक्सीड नहीं करती तब तक आप सैलरीड इंडिविजुअल नहीं कहलाएंगे। सो लेट्स से यू हैव एग्रीकल्चर इनकम, आपका प्रॉफिट ऑन डेट भी है, आपका फॉर एग्जांपल डिविडेंड वगैरह भी है, तो ये सारी चीज़ें क्लब की जाएं और फिर उसके बाद इसके बाद जो है जब तक ये आपकी टोटल इनकम का 75% से ज़्यादा प्रोपोर्शन नहीं है तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि सैलरीड केस है। सो एक दफ़ा ये स्टैब्लिश हो गया कि नहीं आप तो सैलरीड कैटेगरी में आते हैं, तो फिर जो मिनिमम इनकम का क्राइटेरिया है दैट इज 600,000 रुपीज़, यानी ये मंथली बेसिस पे हुआ 50,000 रुपए। अगर आपकी माहाना सैलरी 50,000 से ज़्यादा है देन यू आर मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू फाइल योर टैक्स रिटर्न। ये किसके केस में अप्लाई होगा? सैलरीड इंडिविजुअल्स के केस में अप्लाई होगा। लेकिन लेट्स से आप सैलरीड इंडिविजुअल नहीं हैं, आपका कोई बिजनेस इनकम है, कोई आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं, कोई आप सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या कोई और आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो मॉनिटरी क्राइटेरिया है दैट इज़ नॉट नाउ 600,000 रुपीज़ बल्कि 300,000 रुपीज़। सो ये एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है बिटवीन सैलरीड इंडिविजुअल्स एंड नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स। तो ये तो क्राइटेरिया हो गया किसका? इनकम के हवाले से। लेकिन कुछ एसिड क्राइटेरियाज भी हैं। एसिड क्राइटेरियाज कौन से हैं? इसमें ये देखा जाता है कि क्या आपके पास 1000 सीसी से ऊपर की कोई गाड़ी है। सो इंजन कैपेसिटी को देखा जाता है। अगर तो आपके नाम पे रजिस्टर्ड 1000 सीसी से ज़्यादा की कोई मोटर व्हीकल है बट देयर वाज नो अदर सोर्स ऑफ इनकम, आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, आपने पूरे साल कोई और इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं की है, सिर्फ एक ही सिंगल क्राइटेरिया है जो आप मीट करते हैं, तो फिर भी आपके ऊपर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है that you are now required to register your NTN and you're required to get your income tax return filed. ऐसे ही इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से भी एक रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि नंबर वन तो ये कि किसी भी अर्बन एरिया के अंदर, जैसे कराची के तकरीबन एरियाज ऑल दीज अर्बन एरियाज, ऐसे पिंडी है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, हैदराबाद है, सखर है, सो फॉर एग्जांपल इनके जो कोर अर्बन एरियाज हैं,
सो इनमें अगर किसी भी अर्बन एरिया के अंदर आपका फ्लैट हो, नंबर 1, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी, उसका जो एरिया है उसको अगर हम फिलहाल साइड पे कर दें, तो फिलहाल सिर्फ हम कह रहे हैं कि भाई फ्लैट हो। दूसरा कहते हैं कि किसी अर्बन एरिया के अंदर आपका 500 स्क्वायर यार्ड्स या उससे ज़्यादा की कोई प्रॉपर्टी हो, अभी प्लॉट भी हो सकता है, ये कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में नाउ वी आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड कि आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके ऊपर कोई इनकम है या नहीं है। सो दिस इज द क्राइटेरिया दैट अप्लाइज फॉर अर्बन एरियाज। एंड देन फॉर रेटेड एरियाज, जो कि नॉन अर्बन एरियाज होते हैं, स्मॉल टाउन्स हैं, एग्रीकल्चरल एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं। सो इन एरियाज के अंदर अगेन जो कि लैंड का साइज है वो 500 स्क्वायर यार्ड उससे ज़्यादा का है, लेकिन फ्लैट के बारे में बताया गया कि अच्छा अगर आपको भी फ्लैट हो तो वो कम से कम 2000 स्क्वायर फुट का होगा, उससे अगर बड़ा होगा तो फिर ही आप जाके जो है वो अपना टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। तो यहाँ पे कुछ हमने जो है वो इनकम कैटेगरीज और एसेट कैटेगरीज देखी, जिनमें अगर आप फॉल होते हैं तो फिर ही आपके ऊपर ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगी कि आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें। लेकिन लेट्स से आप इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल किया आपने, अब कहते हैं भाई बहुत से पाकिस्तान में लोग हैं वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, 220 मिलियन की पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, हार्डली वी हैव लेट्स से 2.5 2.8 जो कि है वो टैक्स रिटर्न फाइलर्स हैं। इसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो कि नल फाइलिंग कर देते, तो हम क्यों करें? तो इसकी वजह यह है कि अब विद दिस चेंजिंग एक जो एनवायरनमेंट है, कंप्लायंस का एनवायरनमेंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा विद एफबीआर है, इस सारे इन्वायरमेंट को सामने रखते हुए ये जो हमारा आजकल का बैकग्राउंड है, आजकल ये मुमकिन ही नहीं है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप इस चीज़ से बच सकें। सो टू गिव यू स्मॉल एग्जाम्पल, ये एफबीआर के अपने कुछ पब्लिश नंबर्स हैं जिन्हें हम जरा डिस्कस करते हैं। सो एफबीआर कहता है, सो दिस इज वेरी रिसेंटली पब्लिश्ड नंबर्स जो कि एफबीआर ने बड़ी रिसेंटली पब्लिक की हैं। एफबीआर कहता है कि भाई हमारे नॉलेज में है, हमारे डेटाबेस के अंदर है कि 10 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि हमारी नॉन टैक्सेबल इनकम है, हमारी चली कुछ ना कुछ इनकम है लेकिन वो नॉन टैक्सेबल है, उस पर टैक्स लगना ही नहीं चाहिए, या तो वो थ्रेशोल्ड से नीचे है या वो एग्जेम्प्ट है, या फॉर एग्जांपल वो ये कहते हैं कि भाई हमारे एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं या कम है फॉर दैट मैटर। तो एफबीआर को पता है कि भाई 10 लाख ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारी नॉन टैक्सेबल इनकम है, लेकिन देयर इज इंफॉर्मेशन टू द कॉन्ट्ररी जो कि इस चीज़ को डिसप्रूव करती है। तो इन्फॉर्मेशन टू द कॉन्ट्ररी क्या हो सकती है? हो सकता है उनको कोई मूवी प्रॉपर्टीज हो बड़ी सिग्निफिकेंट, कोई मोटर व्हीकल्स हो, कोई बड़ा उनका इंटरनेशनल ट्रैवल हो, या डोमेस्टिक लेट्स से एयर ट्रैवल हो, जो कि सारा डॉक्यूमेंटेड होता है, ऑन रिकॉर्ड होता है। ऐसा भी मुमकिन है उनकी बड़ी सिग्निफिकेंट कोई क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस हो। सो ये तमाम चीज़ों का ट्रांजैक्शन ट्रेल अवेलेबल होता है एफबीआर के पास। कोई बैंकिंग एक्टिविटी बड़ी सिग्निफिकेंट हो, वो देख रहे हैं कि अच्छा आपका कार्ड जो है वो कभी इस लग्जरी स्टोर में यूज़ हो रहा है, कभी उस लग्जरी स्टोर में यूज़ हो रहा है। अच्छा आपने जो है वो फॉरेन की पेमेंट्स भी आप कर रहे हैं अपनी कार्ड के ऊपर, तो उस पर जो है 5% एडवांस एडजस्टेबल टैक्स पे डिडक्ट हो रहा है। अच्छा जी आपके जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ते हैं तो आप फॉरेन रेमिटेंसेस भेज रहे हैं अगेंस्ट एजुकेशन एक्सपेंसेस, और इधर आप कह रहे हैं कि आपकी टैक्सेबल इनकम ही नहीं है। सो ये ऑल ऑफ दीज आर पीसेस ऑफ अ पजल जो कि एफबीआर के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। सो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि ये अभी जो फंडामेंटल जो कंसेप्शन है, जो पैराडाइम है, ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो अब तो एफबीआर डाटा ड्रिलिंग कर रहा है और जो अवेलेबल डाटा है उसको स्टडी कर रहा है, एनालाइज कर रहा है। सो दिस इज वन नंबर दैट दे रिलीज। इसके अलावा क्या वो कहते हैं, इसके अलावा जी वो कहते हैं कि तकरीबन 7.4 मिलियन ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, जो अगेन ह्यूज नंबर, 7.4 मिलियन कह रहे हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनके बारे में हमें पता है कि उनका कुछ ना कुछ विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है और हमारे पास वो जमा होता है। सो नाउ वी नो कि अच्छा कुछ ना कुछ उनकी इनकम होगी, कोई उनकी बिजनेस एक्टिविटी होगी जहाँ से उनका टैक्स विदहोल्ड होता है, एफबीआर में जमा भी होता है, लेकिन वो अपनी बकिया जो उनके लेट्स से एसेट्स हैं, दूसरी कोई सोर्सेज ऑफ इनकम है, और वेयर दे वर रिक्वायर्ड टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न, वो सबमिट नहीं कर रहे। तो ये नंबर सारे एफबीआर के पास अवेलेबल हैं। नाउ दिस विल अप्लाई इन केस ऑफ सैलरी इज वेल, कि लेट्स से आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं और जैसे मैंने बताया कि इस दफ़ा सैलरी का क्राइटेरिया क्या है, 600,000 रुपीज़। तो अगर आपकी सालाना सैलरी 6 लाख से ऊपर है तो क्या होगा कि जो है वो आपकी सैलरी से कुछ ना कुछ टैक्स जरूर डिडक्ट हुआ होगा। अच्छा टैक्स डिडक्ट हो गया तो उसके बाद वो कंपनी क्या करती है, एफबीआर में जाके डिपॉजिट कर देती है। सो एफबीआर नोज कि अच्छा ये साहब है
इनका इतनी ये सैलरी थी और उससे इतना टैक्स डिडक्ट हो गया, ये हमारे पास आ गया, लेकिन इनकी बकिया एसेट्स वो ये कब रिपोर्ट करेंगे, तो वो आपको नोटिस आने शुरू हो जाएंगे. सो सेम विद अदर सोर्सेज ऑफ इनकम इज वेल. लेट्स से आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, या फॉर एग्जांपल आप की कोई मूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन है, उसमें भी एडवांस एडजस्टेबल टैक्स होता है. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एफबीआर के पास अवेलेबल है. तो सवाल यह है कि आखिर इंसान कब तक छुप सकता है. सो इवेंचुअली तो ये बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल विद एफबीआर, इवेंचुअली तो ये चीज़ सामने आएगी. सो इट्स बेस्ट कि आप अपना टैक्स रिटर्न टाइमली बेसिस पे फाइल करें. अच्छा, फिर ये भी कहते हैं कि ये भी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि अगर किसी ने अपना एनटीएन पहले से जनरेट कर लिया है, नाउ दे हैव टू फाइल द टैक्स रिटर्न. तो कह रहे हैं तकरीबन 35 लाख के करीब कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमसे एनटीएन ले लिया है. देवर काइंड इनफ, उन्होंने रजिस्टर करा लिया, वो आए, उन्होंने अपना एड्रेस बता दिया, एनआईसी नंबर बता दिया, सेलफोन नंबर बता दिया, अब वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे. तो एफबीआर को तो ये इन्फॉर्मेशन बड़ी वैल्यूबल होती है उनके लिए. तो ये आप देखेंगे ये चंद दिनों की बात है, इनके पास जरूर नोटिस आएंगे कि आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें. सो यहाँ तक हमने देखा कि भाई बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल विद एफबीआर, इट इज बेस्ट कि आप तो आशा करें नहीं, बल्कि यू शुड राइट अवे फाइल योर टैक्स रिटर्न. अच्छा, हमारे पास बिकॉज वी हैव दीज क्वेश्चंस एंड आंसर्स का एक पोर्टल है पूरा हमारे पास. तो जो भी आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं, इट्स बेस्ट कि आप यहीं पे हमारे पास ड्रॉप करें इंस्टेड ऑफ ऑन द चैट मॉड्यूल. सो दैट विल रियली हेल्प अस कि वो हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो राइट अवे फिर वहाँ पे हमारे सामने नजर आए. तो आप वहीं पे प्लीज अपने क्वेश्चंस ड्रॉप करें. सो विल ट्राई कि मे बी इन द मिडल ऑफ द सेशन हम सम ऑफ द क्वेश्चंस एड्रेस करें, या फिर हम आखिर में वन गो में करें, डिपेंडिंग ऑन द टाइम अवेलेबल टू अस. और कौन से हमारे पास नुकसानात हैं, फॉर एग्जांपल अगर तो हम अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, और व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट विल अक्रू टू अस इफ वी डू डिसाइड टू फाइल अ टैक्स रिटर्न. तो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है विदहोल्डिंग टैक्सेस का. अच्छा जी, विदहोल्डिंग टैक्सेस क्या होते हैं? विदहोल्डिंग टैक्सेस ये होते हैं कि हमारी जो रोज़मर्रा की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, हमारी इकोनॉमिक परचेजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट, फॉर एग्जांपल हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत सी जगहों पे एडवांस टैक्स हमारा कट रहा होता है. लेट्स से आप हमारे पास, सो वी हैव अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स एट द मोमेंट, 100 प्लस हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं करंटली. तो इससे ज़्यादा भी अगर फॉर एग्जांपल इफ समबडी कैन नॉट कनेक्ट टू जूम, तो आप फेसबुक पे हम लाइव हैं, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं. सो जैसे मैं बता रहा था कि सो वी हैव ऑल ऑफ दीज पार्टिसिपेंट्स हियर. लेट्स से इनमें से बहुत सारे लोग होंगे आप में से जिन्होंने आप ने जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी परचेज की हो, घर किसी ने परचेज किया, ओपन प्लॉट ऑफ लैंड किसी ने परचेज किया, किसी ने जो है वो मोटर व्हीकल रजिस्टर कराई अपने नाम पे. ऐसे ही फॉर एग्जांपल आपके लेट्स से यू हैव चिल्ड्रन, स्कूल गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग चिल्ड्रन है, उनकी अगर एनुअल फीस एक बच्चे की 2 लाख से एक्सीड करती है, तो फिर एक 5% एडवांस एडजस्टेबल टैक्स वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपसे कलेक्ट करता है. यूनिवर्सिटीज़ भी कलेक्ट करती हैं, स्कूल्स भी कलेक्ट करते हैं. ऐसे ही फॉर एग्जांपल आप सेलफोन अपना यूज़ करते हैं, तो प्रीपेड कार्ड्स होते हैं, पोस्ट पेमेंट्स होती हैं. इन तमाम चीज़ों के ऊपर देयर इज ऑलवेज एन अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स. परसेंटेजेस वेरी करती हैं, वो हम ज़रा देखेंगे भी, लेकिन एक अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स इन सब के ऊपर होता है. जो भी हम कुछ एग्जाम्पल्स अभी आप सामने यहाँ पे अपने पास स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स है, ये आपके लिए एक्सपेंस भी हो सकता है कि ये आप भूल जाएं, बस खत्म हो गया. ये किस पे डिपेंड करेगा? ये आपकी बिहेवियर पे डिपेंड करेगा. ये इस पे डिपेंड करेगा कि क्या आप डिसाइड करते हैं कि अच्छा हमने अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है, या आप अपना टैक्स रिटर्न बिल्कुल भी फाइल नहीं कर रहे. ये आपकी बिहेवियर पे डिपेंड करेगा. अगर तो आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें, आप एक फाइलर बन जाएं, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद ये तमाम इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो भी आपका एडवांस टैक्स डिडक्ट हुआ या आपने पे किया, इसे आप आएंगे हमारे बी फाइलर के पोर्टल पे, आप बताएंगे कि अच्छा जी स्कूल गोइंग मेरे चिल्ड्रन हैं, हमारी फी के जो चलान्स हैं उसमें हमने देखा कि इतना इतना टैक्स उन्होंने हमसे ले लिया. या फॉर एग्जांपल साल के दौरानिए में हमने कोई गाड़ी परचेज की, या हमने घर परचेज किया, प्लॉट परचेज किया, उसमें इतना इतना टैक्स हमारा ऑलरेडी सबमिट हो गया, हमसे विदहोल्ड करा दिया गया, हमसे ले लिया गया. तो ये इन्फॉर्मेशन आप सबमिट करेंगे हमारे बी फाइलर के पोर्टल पे. वहाँ से फिर हमारी टैक्स टीम इसको एनालाइज करेगी, स्टडी करेगी, आपको एडवाइस करेगी, एंड बेस्ड ऑन दैट फिर ये हम आपकी जो एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न है वहाँ पे दिखाएंगे, और ये आपकी सेविंग होगी. सो इवेंचुअली डाउन द लाइन लेट्स से
आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी बनती है उससे भी आप एडजस्ट करा सकते हैं। या दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप अपने एम्प्लॉयर से इसकी एडजस्टमेंट ले सकते हैं। आप अपने एम्प्लॉयर को कहें कि इस साल के अंदर इतना मेरा एडवांस टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, तो आप काइंडली मेहरबानी करके बकिया जो मेरा टैक्स बनता है पहले आप इस चीज़ को एडजस्ट करें, फिर भी अगर कोई लाइबिलिटी बनती है तो फिर आप मेरी सैलरी से आप टैक्स डिडक्ट कीजिएगा। सो दिस इज़ अ ह्यूज बेनिफिट जो कि इस मॉडल के अंदर मौजूद है। अगर ऐसी कोई भी आपकी एक्टिविटी है, आप कहीं इधर-उधर ना जाएँ, आप आएँ, पहले आपकी एक्चुअल जो लायबिलिटी जो एडजस्टमेंट बनती है, आप ई-फाइलर पे उसको वर्कआउट करें और आप अपने एम्प्लॉयर के पास चले जाएँ कि ये काइंडली आप मेरी सैलरी से जो टैक्स बनता है, उससे आप एडजस्ट कर दें। सो अगेन, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस मॉडल। और अगर आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल कराएँगे, तो फिर बड़ी आसानी से आप इस मामले को एडजस्ट कर सकते हैं। एंड ऑल ऑफ दिस, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऑल ऑफ दिस इज देयर अवेलेबल एट bfiler.com का जो हमारा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे सारे आप इंडिविजुअल लाइन आइटम वाइज सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसमें क्या एग्जैक्टली परसेंटेजेस हैं, किस तरीके से आप उसकी एडजस्टमेंट ले सकते हैं। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन ये चैट्स में आ रहे हैं, तो अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जो Q&A का हमारा क्वेश्चन आंसर का मॉड्यूल है, आप वहीं पे ही अपने क्वेश्चंस डालें। सो इट विल बी मच इजियर फॉर अस कि हम आपके क्वेश्चंस को वहां से देख के फिर इंडिविजुअली आंसर करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा मैंने एग्जांपल यहाँ पे आपके लिए रखा है कि आप ना सिर्फ हमारा ये फायदा है कि हम अपना जो विथहोल्डिंग टैक्स है उसे एडजस्ट करा सकते हैं, बल्कि ये भी फायदा है कि अगर मैं एक फाइलर हूँ तो जो मेरे ऊपर ये एडवांस टैक्सेस के रेट्स अप्लाई होते हैं वो हाफ हो जाते हैं बाय एंड लार्ज, जनरली डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन सी एक्टिविटी है जो मैं कर रहा हूँ। सो लेट्स से आई एम परचेजिंग अ हाउस या कोई प्लॉट ऑफ लैंड है कर रहा हूँ, या फॉर एग्जांपल हम दूसरे एग्जांपल्स भी अभी देखेंगे कि मेरा कोई ट्रांजैक्शन ऑल दीज इंस्टेंसेस, अगर आप फाइलर हैं तो एक फॉर एग्जांपल से अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ, अगर मैं नॉन फाइलर हूँ तो ये 2% हो जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे मैं सेल कर रहा हूँ, फाइलर हूँ 1%, नॉन फाइलर हूँ 2%। मैं गाड़ी परचेज कर रहा हूँ, फाइलर हूँ आप देख रहे हैं 7,500, नॉन फाइलर हूँ 15,000 से स्टार्ट होता है। ऐसे ही आप देखें मैंने कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट किया है, मेरा उसके ऊपर डिविडेंड इनकम आता है, मैं फाइलर हूँ 15% अप्लाई होगा, मैं नॉन फाइलर हूँ 30% अप्लाई होगा। ऐसे ही प्रॉफिट ऑन डेट है, लेट्स से मैंने जो है वो सेविंग स्कीम्स में रखा है, मैंने जो है वो सेविंग अकाउंट्स के अंदर अपनी सेविंग्स को रखा हुआ है। मैं एक फाइलर हूँ, उसके ऊपर जो टैक्स रेट है 15% है, मैं नॉन फाइलर हूँ 30% का टैक्स रेट हो जाता है। कैपिटल गेन्स, मैंने कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट किया, जो मैंने शेयर्स हैं लिस्टेड कंपनीज के, मैंने वो शेयर्स परचेज किए, आई सोल्ड देम ऑफ, नॉर्मल जो मेरे ऊपर टैक्स रेट अप्लाई होगा 15%, अब मैं एक नॉन फाइलर हूँ 30%। सो ह्यूज डिफरेंस, हर चीज़ डबल हो जाती है। और जिस तरीके से ये आजकल हमारा जो फ्रेमवर्क है, जो हमारा टैक्स का लेजिस्लेशन है, जिस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, जितनी ज़्यादा हमारा लेजिस्लेचर इस चीज़ को कंसीडर कर रहा है कि नहीं नॉन फाइलिंग को और ज़्यादा पीनलाइज किया जाए, क्योंकि जो करंट कंप्लायंस है उसकी बेसिस पे तो पाकिस्तान इज नॉट एट ऑल अ सस्टेनेबल कंट्री। अब आप खुद ही सोचें 22 करोड़ की आवाम है, उसमें से बड़े चंद ही लोग हैं जो वॉलंटरली इनकम टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स तो बहुत से लोग देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से हम सर्वाइव करेंगे? तो आप बिल्कुल अपना जहन इस मामले में तैयार रखें कि बहुत जल्द जो है ये फ्रेमवर्क बिल्कुल चेंज होगा, लेजिस्लेशन में बड़े सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगे। अभी अगर आपका नॉन फाइलर का टैक्स डबल हो गया है तो ये 3 टाइम्स भी हो सकता है, 4 टाइम्स भी हो सकता है। तो इस वजह से इट्स बेस्ट कि आप क्विकली जो है वो आप बी फाइलर पे आए, अपना टैक्स रिटर्न के हवाले से जो भी आपको एडवाइजरी चाहिए आप लें, एंड देन यू फाइल योर टैक्स रिटर्न एज क्विकली एज पॉसिबल। अच्छा, ये भी एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि यहाँ तक तो मैंने आपको बहुत सारे बेनिफिट्स बताए कि इफ़ यू फाइल योर टैक्स रिटर्न्स तो आप ये भी फ़ायदा उठा सकते हैं, ये भी फ़ायदा उठा सकते हैं। एक लेकिन पेनल्टी भी तो है, क्योंकि लॉ है, कानून है, कानून की नॉन कंप्लायंस में पेनलाइज तो करेगा, ज़ाहिर सी बात है। तो जो ये अगेन एफबीआर का बड़ा फेवरेट नंबर है, वो कहते हैं कि 1 साल का टैक्स रिटर्न यू वर रिक्वायर्ड टू डू इट एंड यू डिड नॉट डू इट। आपने कहा कि आपने चले कोताही की, आपने कहा कि भाई मैं चले मुझे परवाह नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन 40,000 पर पर्सन पर ईयर 1 साल का रिटर्न अगर आपने नहीं फाइल किया तो 40,000 रुपीज़ की पेनल्टी आप जहन में रखें कि आपको बिल्कुल लग सकती है। सो ये अपनी जगह एक लीगल प्रोविजन अवेलेबल है, और ये
कई बार FDR जो है वो FDR में क्योंकि फेवरेट नंबर है तो अक्सर इसे इस्तेमाल भी किया जाता है। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। लेकिन अगेन यू नीड नॉट वरी, असल आपने कंप्लाइंस के ऊपर फोकस करना है। अगर लेट्स से पिछले कुछ सालों की नॉन कंप्लाइंस है भी तो गोइंग फॉरवर्ड अगर आप कंप्लाइंस अपनी करते हैं तो फिर आप इससे काफ़ी हद तक आज़ाद हो जाते हैं। यू कैन ऑलवेज आर्ग्यू कि नहीं मैंने टैक्स पे कर दिया था, सिर्फ मेरा टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया हुआ था, फॉर एग्जांपल अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल है, सो दैट सिंप्लीफाइज द मैटर्स। अब आए ज़रा हम जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम है, सैलरी हो गया, रेंटल इनकम हो गया, उन्हें थोड़ा हम स्टडी कर लेते हैं कि वो किस तरीके से हमारे ऊपर अप्लाई होंगे और उसमें आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है और अमूमन उसके अंदर क्या कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। तो इस हवाले से भी अगर आपकी जो भी क्वेश्चन हो आप हमें भेजते जाएं और फिर एट द एंड ऑफ द सेशन इंशाल्लाह हम विल ट्राई कि काफ़ी हद तक आपके हम क्वेश्चंस को आंसर करें। अच्छा, कुछ हमारी जो एडवाइजर्स की टीम भी इस सेशन में मेरे साथ बैठी हुई है, तो कुछ तो जो इस किस्म के क्वेश्चंस हैं वो राइट अवे भी वहाँ पे आपके आंसर्स होते जा रहे हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखते जाएं और साथ साथ फिर आप इंशाल्लाह विल कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन फर्दर। जो सैलरीड इंडिविजुअल है, सैलरीड इंडिविजुअल का टैक्सेशन का मॉडल सबसे आसान है और इसमें आपके सर का दर्द भी ज़्यादा नहीं है, कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट्स भी बड़ी कम है और आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, बड़ी मिनिमल एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी हमारे जो टैक्स फाइलर्स हैं, जो हमारे अवाम है पाकिस्तान की, बड़ी इस हवाले से जो है ना वो बड़ी तकलीफ होती है मुझे ये कहते हुए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही मामला है कि भाई सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, आपको पता है कि मैं अगर टैक्स रिटर्न फाइल करता भी हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे कुछ भी नहीं देने मेरी। और ये जैसे यहाँ पे आप सामने अपनी स्क्रीन पे मॉडल देख रहे हैं, दिस इज द वे इट वर्क्स कि आपकी कंपनी है, आपकी सैलरी से जो भी टैक्स है वो डिडक्ट कर लेते हैं पहले और वो FBR में जमा करा देते हैं और आपको वो एक सैलरी सर्टिफिकेट दे देते हैं एनुअल बेसिस पे कि लेट्स से पूरे साल की आपकी 15 लाख की सैलरी थी हमारे पास, उसमें से इतना टैक्स था वो हमने डिडक्ट करके FBR में जमा करा दिया है। आप फिर अपना आपके ऊपर जो है वो नाउ इट इज द ओनस इज ऑन यू कि अब आप जाएं और अपना इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करें। आप आए बीफाइलर पे, bfiler.com पे आपने साइन अप किया, साइन इन किया, फिर आपने अपनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह डाली, टीम ने जो है वो आपको एडवाइस किया एंड बेस्ड ऑन दैट वी सबमिटेड योर टैक्स रिटर्न। सिंपल सा एक मॉडल है। और सैलरीड इंडिविजुअल्स के पीछे तो FBR भी बहुत उनको मेहनतें कर रहा है, बहुत उन्होंने रिलैक्सेशन दी है, बहुत उन्होंने फैसिलिटेट करने की कोशिश की है, सिंपल कंपैरेटिवली कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये सैलरीड इंडिविजुअल्स का मामला बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपका जो सर्टिफिकेट होगा दैट यू विल गेट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, जिसके अंदर ये लिखा हुआ होगा कि अच्छा इन साहब की ये टोटल एनुअल टैक्सेबल इनकम थी, ये हमने डिडक्ट कर दिया एंड देन यू प्रोवाइड इट टू अस एंड बेस्ड ऑन दैट वी फाइल योर टैक्स रिटर्न। एज सिंपल एज दैट। कोई फर्दर आपको फाइनेंशियल आउटफ्लो नहीं होना, कुछ आपने टैक्स नहीं पे करना FBR को। सो फर्दर तमाम जो भी लाइबिलिटीज हैं आप उससे बरी जमा हो गए। सो सैलरी टैक्सेशन जो है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अच्छा, कुछ हमारे टैक्स क्रेडिट्स हैं। अगर लेट्स से आपके ऊपर लाख रुपए की आपकी माहाना सैलरी है, क्योंकि बेसिक लिमिट आपको याद होगा मैंने बताया था 6 लाख है, तो लाख रुपए के हिसाब से 12 लाख हो गई, तो कुछ ना कुछ इसमें से अभी टैक्स डिडक्ट होगा आपसे। नॉर्मल लेट से 30,000 है, आप ये चाहते हैं कि 30,000 भी मैं पे नहीं करूंगा। आप कहें कि फारूक साहब हमें कोई रास्ता बताएं कि ये 30,000 रुपीज भी हम चाह रहे हैं कि हमारी कंपनी हमसे डिडक्ट ना करे, मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं देना चाहता भाई, मैं चाहता हूँ मैं अपनी तमाम लाइबिलिटी से आज़ाद हो जाऊँ और ये पूरा का पूरा जो पैसे हैं ये मैं इंजॉय करूँ, ये मैं गवर्नमेंट को ना दूँ। तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है एंड विदाउट इवेजन पॉसिबल है। इसे हम कहते हैं टैक्स प्लानिंग। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप इन चंद चीज़ों को जहन में रखेंगे। वैसे तो इनमें काफ़ी डेप्थ है, डिटेल है, बट बिकॉज वी हैव टू कवर लॉट ऑफ ग्राउंड इन दिस कंपैरेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड दिस इज अ वेबिनार। एक सामने आप मेरे बैठे होते हैं, अक्सर ही आई डू दिस सेशन एट सेवरल डिफरेंट कंपनीज, तो जब आप सामने बैठे होते हैं तो फिर वो मैं और फर्दर तफसीली इस पर बात कर सकता हूँ। लेकिन फिलहाल हम बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम तो क्विकली ज़रा इन चीज़ों को टच बेस करते चलेंगे। सो लेट्स से आपने डोनेशंस दिए, किसी आपने रजिस्टर्ड इदारे को दिए और उसमें से भी कुछ इदारों की लिस्ट है जिसमें शौकत खानम है, जिसमें इंडस हॉस्पिटल है, सिटीजन्स फाउंडेशन है। सो इन इदारों को भी अगर आप देते हैं तो फिर क्या होगा, आपकी सैलरी से पहले उस अमाउंट ऑफ डोनेशन को माइनस किया जाएगा एज इफ इट इज़ व्हाट एन एक्सपेंस। जैसे एक्सपेंस माइनस किया जाता है रेवेन्यू से,
कि अच्छा बकिया जो अमाउंट बचा उसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई होगा, वरना क्या होता है कि जो टोटल आपकी ग्रॉस सैलरी है ₹1,00,000 उसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई होता है। सो डोनेशंस के ऊपर ये हमारे पास एक प्रोविजन अवेलेबल है। आपने डोनेशंस दिया, देन यू ब्रिंग इट्स एविडेंस टू योर एम्प्लॉयर। आपने कहें कि सर ये मैंने देखें पूरे साल में या मैंने पिछले 6 महीनों के अंदर इतने इतने डोनेशंस दिए हैं, पहले आप मेहरबानी करके मेरी सैलरी से ये माइनस करें, और फिर जो बकिया बचता है अमाउंट उसके ऊपर आप टैक्स रेट बेशक अप्लाई करें। तो इससे क्या होगा, आपका टैक्स रेट पहले जो लेट्स से 10% था, 7% था, अब वो कम हो जाएगा, 5% हो जाएगा, 3% हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी बहरहाल एक लिमिट है, आप टिल 30% ऑफ योर टैक्सेबल इनकम। इससे अगर आप ज़्यादा देते हैं तो उसका बेनिफिट आप अवेल नहीं कर सकते, उससे बेशक आप देना चाहें आप ज़रूर दें, लेकिन टैक्स प्लानिंग के हवाले से एक सेट में उसके अंदर लिमिटेशन है। तो एक तो ये डोनेशंस है, डोनेशंस के थ्रू आप अपने टैक्स इंसिडेंट्स को कम कर सकते हैं, बिल्कुल कम कर सकते हैं। सो एक बहुत अच्छा हमारे पास प्रोविजन अवेलेबल है। उसके अलावा जी कुछ है, बिल्कुल है। उसके अलावा है प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट में लॉ ये कहता है कि आपने फॉर एग्जांपल किसी से घर लिया, अब इस बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा, इसमें टैक्स प्लानिंग के बड़े एलिमेंट्स हैं और बहुत अच्छे से आप इस प्रोविजन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉ ये कहता है कि आपने किसी बैंक से, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, या अपने एम्प्लॉयर से, प्रोवाइडेड वो एक लिस्टेड कंपनी है, या फॉर एग्जांपल आपने गवर्नमेंट से लोन लिया, गवर्नमेंट भी जैसे आजकल हाउसिंग स्कीम्स के अंदर जो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी है उसके अंदर कुछ वैसे तो वो कोशिश कर रहे हैं कि बैंक्स के थ्रू लोन्स दिए जाएं, लेकिन लेट्स से अगर वो डायरेक्टली भी लोन देते हैं तो आप इनमें से किसी से भी आपने लोन लिया एंड देन फिर आपने जो है वो उसे फ्रेश कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए यूज़ किया या एक्विजिशन ऑफ हाउस के लिए यूज़ किया, तो इस लोन का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है इसका भी आप एविडेंस लाएं अपने एम्प्लॉयर के पास, और अब आपकी सैलरी से पहले ही इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस किया जाएगा, बकिया जो सैलरी बचती है, लेट्स से ₹1,00,000 आपकी सैलरी है, 50,000 आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है, पहले ये माइनस किया जाएगा, बकिया जो 50,000 है उसके ऊपर फिर आपका टैक्स रेट अप्लाई होगा और ये 50,000 आपकी सैलरी से माइनस किया जाएगा। इसकी भी कुछ लिमिट्स हैं, जैसे डोनेशंस में मैंने बताया, दिस इज यहाँ पे भी जो है वो 2 मिलियन रुपीज या 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम तक आपको वो अलाउ करता है, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं करता, लेकिन अगेन काफ़ी आपके पास ये अच्छा एक बेनिफिट अवेलेबल है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या एवेन्यू है, ये एवेन्यू भी बड़ा कॉमनली यूज़ होता है, काफ़ी कंपनीज इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करती हैं। इसमें यह है कि आपने इन्वेस्टमेंट अगर की है म्यूचुअल फंड्स में, या फॉर एग्जांपल फ्रेश इशूएंस ऑफ शेयर्स हैं, इसमें जिसमें डायरेक्टली आप ओरिजिनल लॉटरी हो, आईपीओ हो, राइट इशू हो, या फॉर एग्जांपल आपने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया, लाइफ इंश्योरेंस आपने परचेज किया है, तो इस सिचुएशन के अंदर भी क्या होगा कि आप अपने एम्प्लॉयर को इस चीज़ का एविडेंस लें, आपने कहें कि नहीं जी ये तो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी है, अब पहले अगर मेरा टैक्स बनता था लेट से ₹1,00,000, अब आप 70,000 काटेंगे या अब आप 60,000 काटेंगे, बकिया की आप मुझे टैक्स सेविंग देंगे। तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, ये इस पे डिपेंड करती हैं कि आपकी नंबर 1 टैक्सेबल इनकम कितनी है, ये इस पे भी डिपेंड करती हैं कि आपने ये अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है या डोनेशंस है या अमाउंट ऑफ लोन है या प्रॉफिट ऑन डेट है या आपने कितना किया, और फिर आपने फॉर एग्जांपल किस एंटिटी से लिया है, जैसे डोनेशंस हैं तो आपने किस इदारे को दिए, उससे भी थोड़ी मोडालिटीज चेंज हो जाती हैं, लेकिन बहरहाल बाय एंड लार्ज ये कुछ इसके पैरामीटर्स हैं और उस पर कुछ लिमिट्स अप्लाई होती हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे पर्टिकुलर सिनेरियो में ये सारे प्रोविजंस किस तरीके से काम करेंगे, तो इसका बहुत आसान तरीका ये है कि आप बी फाइलर के पोर्टल पे आएँ, वहाँ पे आप साइन अप करके ये कुछ अपने जो पैरामीटर्स हैं आप इनपुट करें, वेरी क्विकली फॉरन ही आप हमारे सिस्टम पे लाइव जो है वो देख सकेंगे कि अच्छा ये सारी टैक्स प्लानिंग के मेरे पास ऑप्शंस हैं, और उसमें फिर आप एक अपनी जो सिनेरियो प्लानिंग कहते हैं, एक व्हाट इफ एनालिसिस जिसे कहा जाता है कि अच्छा मैं ये करूंगा तो ये इतनी सेविंग होगी, इतना मैं इन्वेस्ट करूंगा तो इतनी सेविंग होगी, वो बड़ी खूबसूरती से आप हमारी जो वेबसाइट है bfiler.com और उसकी फिर रिलेटेड एप्लीकेशन जो है विच इज़ अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, तो वहाँ पे भी आप उससे आसानी से इस चीज़ को वर्कआउट कर सकते हैं। अच्छा सर, ये तो हमने देख लिया कि कुछ ही टैक्स प्लानिंग के हमारे पास एवेन्यूज अवेलेबल हैं। आपसे रिक्वायर्ड क्या होगा, अगर तो ये सैलरीड इंडिविजुअल है और आपका टैक्स रिटर्न फाइल होने जा रहा है, आपको पता होना चाहिए कि भाई टैक्स रिटर्न मैंने फाइल कराना है, लेट्स से बी फाइलर के पास में आता हूँ, तो क्या आपने लेके आना है। सो ये सैलरी सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया कि ये आपसे रिक्वायर्ड होगा। फिर कुछ एसेट के आइटम्स हैं,
फिर कुछ और भी ज़रा इनकम से पर्टेनिंग कुछ आइटम्स हैं, उन्हें भी ज़रा हम डिस्कस करते हैं। सो अगर अभी लेट्स से आपका सोर्स ऑफ इनकम इज सैलरी, और फिर साथ में आपकी लेट्स से ये जो हमने प्लानिंग के भी एलिमेंट्स की डिस्कस किए, इनमें से कुछ सिचुएशन आपके ऊपर अप्लाई होती है, तो ये भी इन चीज़ों के भी जो नंबर्स हैं एटलीस्ट आपके पास सामने अवेलेबल होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अच्छा मैंने इन रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस को इतना डोनेशन दिया है, मैंने अगर तो लोन लिया है तो कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस पे किया, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की है म्यूचुअल फंड्स या फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स तो क्या उसका अमाउंट था, इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने कितना पे किया। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से आप बिल्कुल ये चीज़ें आपके टिप्स पे होनी चाहिए, आपके पास रेडली अवेलेबल होनी चाहिए, तो फिर ही इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू फाइल योर टैक्स रिटर्न। तो इनपुट्स रिक्वायर्ड में सैलरी तक तो यहाँ पे आ गया। अच्छा, अगला जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है जिसे हम कवर करेंगे वो है रेंटल इनकम। रेंटल इनकम को टैक्स की ज़बान में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहा जाता है। जब ये मैंने पहली दफ़ा सुना था बचपन में कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो मैं ये सोचता था कि अच्छा ये या तो ये एग्रीकल्चर की कोई इनकम है, या ये फॉर एग्जांपल जो है हम मैं प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ इसकी कोई इनकम है। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला नहीं, उस ज़माने में तो प्रॉपर्टी के सेल करने के ऊपर इनकम टैक्स होता ही नहीं था। ये तो जब आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ हुआ एफबीआर को कि भाई दिस हैज़ बिकम ये तो बिलियंस की इकोनॉमी हो गई है, और बाज़ बात तो ट्रिलियंस की इकोनॉमी आई वुड से समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन कि उसको क्या स्केल चल रहा है चीज़ों का। ये इकोनॉमी का हमारा इतना सिग्निफिकेंट साइज जो है उसी कंस्ट्रक्शन से ही पर्टेन करता है, तो उसे आप टैक्स तो करें तो फिर उसे टैक्स में लाया गया। लेकिन बहरहाल जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है वो असल में रेंटल इनकम होती है। अच्छा, इंडिविजुअल्स जो है उनकी रेंटल इनकम का मॉडल बहुत आसान है, पहले इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती थी, लेकिन ये जो हमारा टैक्स रेट 2020 है जिसकी हम फाइलिंग अभी कर रहे हैं इसमें इट्स कंपैरेटिवली वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप हमें क्या बताएंगे, आप हमें बताएंगे नंबर वन, एंड दिस इज समथिंग दैट यू कैन ट्रेस फ्रॉम योर रेंटल एग्रीमेंट, वो इस चीज़ का एविडेंस होगा। आप हमें बताएंगे कि पूरे साल का मेरा जो रेंटल है वो ये है, नंबर वन। और दूसरा, एंड देन अगेन एज आई सेड यू कैन ट्रेस इट फ्रॉम योर रेंटल एग्रीमेंट। और दूसरा आप ये बताएंगे कि उसमें से विदहोल्डिंग काउंटर पार्टी ने कितनी की है। अच्छा, ये जो काउंटर पार्टी मैं कह रहा हूँ ये फॉर एग्जाम्पल ये कोई इंडिविजुअल हो सकता है, ये कोई गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती है, कोई एनजीओ होगा, जैसे कोई बैंक होगा, कॉर्पोरेट होगा, या फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टनरशिप होगी, या कोई कोई एम्बेसी होगी, इन्हीं में से कोई होगा जिसको आप अपना ये प्रेमिसेस आपने रेंट पे दिया होगा। तो इनके लीगल स्टेटस पे डिपेंड करता है कि कितनी आपसे विदहोल्डिंग करेंगे। जैसे इन द फर्स्ट इंस्टेंस जो कि इंडिविजुअल्स हैं, पार्टनरशिप्स हैं, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू विदहोल्ड टैक्स फ्रॉम यू अनलेस उनका जो सालाना रेंट है वो 15 लाख से एक्सीड करे, जबकि जो कॉर्पोरेट्स हैं वो करेंगे। ब्यूटी पार्लर्स हैं, इनको इनके ऊपर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी मॉनेटरी अमाउंट कि उन्होंने टैक्स जो आपकी विदहोल्डिंग है रेंटल से करनी है। बैंक्स करेंगे, गवर्नमेंट एजेंसीज करेंगी। तो वो जो विदहोल्डिंग है और उसका जो सर्टिफिकेट है ये आपने हमें देना है। अच्छा, ये अभी क्योंकि हम 2020 की फाइलिंग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आपका जो इनकम टैक्स रेट है ऑन योर रेंटल ये जाएगा फ्रॉम 5% टू 35%, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और अनफॉर्चुनेटली इस साल के अंदर रेंटल के अगेंस्ट कोई भी जो है वो आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आइडियली तो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आप ये कहें कि भाई मेरा एक फ्लैट है या मेरा ऑफिस है, ये मैंने रेंट पे दिया हुआ है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं वो मैं पे करता हूँ, उसका कोई इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है फायर का, हैजर्ड का, उसका प्रीमियम है, उसके कुछ प्रॉपर्टी के चलान्स होंगे, हो सकता है आप एनुअल बेसिस पे उसकी मेंटेनेंस करा रहे हैं, पेंट वगैरह कराना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो आप ये कहेंगे भाई मैं रेंटल कमा तो रहा हूँ, इसके ऊपर आप मुझे डिडक्शंस तो करने दें, और आइडियली होनी भी चाहिए। लेकिन फॉर 2020 फॉर इंडिविजुअल्स नॉन कॉर्पोरेट्स बेसिकली अगर आप रेंटल इनकम कमा रहे हैं तो रेट्स उनके, ये तो यहाँ पे मैंने आपको स्पेक्ट्रम बता दिया है दैट इट इज़ फ्रॉम 5% टू 35%, लेकिन जो रेंज है इसकी कंपेरेटिवली कम है। तो इस वजह से इन्होंने क्या कहा है कि अच्छा चले हम आपको डिडक्शंस कुछ भी नहीं करने देंगे। सो ग्रॉस रेंट ग्रॉस बेसिस पे टैक्सेबल होगा, डिडक्शन कुछ भी नहीं होगी उसके अगेंस्ट, वो मेंटेनेंस हो या वो आपने लोन लिया है अगर फॉर एग्जांपल इस रेंटल प्रॉपर्टी के ऊपर उसका कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस हो, कोई भी डिडक्शन आप इस साल नहीं करेंगे, लेकिन ये कंपैरेटिवली रिड्यूस रेट के ऊपर आप अपना रेंटल इनकम के ऊपर टैक्स पे करेंगे। सो रेंटल इनकम के अंदर ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें आपसे रिक्वायर्ड होंगी, जिसमें आपका रेंटल एग्रीमेंट है, जिसमें आपका विदहोल्डिंग अगर तो हुई है तो उसमें उसके चलान्स आपने दे दिए और वो आपने हमें बता दिया कि इतनी इतनी विदहोल्डिंग मुझसे हुई है। सो रेंटल इनकम यहाँ तक हमने डिस्कस किया। अगला जो हमारा हेड ऑफ इनकम है
जिसे हम डिस्कस करेंगे, ये बड़ा ही कोई इंटरेस्टिंग भी है और हमारी इकोनॉमी का बड़ा ही जो एक सिग्निफिकेंट चंक है वो ये है। जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है वो तो क्लेम करते हैं कि कोई मेरे ख्याल से कोई 40+ इंडस्ट्रीज, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो कहते हैं कि भाई वो हमारी इंडस्ट्री से ही पर्टेन करती हैं, वो हमसे ही मुल्क चलता है। काफ़ी हद तक वो सही भी हैं। तो इसकी टैक्सेशन किस तरीके से होगी, ये आपके ऊपर किस तरीके से अप्लाई होगा, इसे भी समझना ज़रूरी है। आइए ज़रा इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। चलिए जी, बहुत अच्छा है कि वी आर गेटिंग सम क्वेश्चंस। मैं उधर देख रहा हूँ जो हमारा Q&A का पैनल है कि हमारे पास क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। कुछ तो हमारी बी फाइल टीम जो है वो राइट अवे, हमारे जो एडवाइजर्स मेरे साथ बैठे हुए हैं वो आपको जवाब देते जा रहे हैं। कुछ फिर जो सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट रिक्वायर अ बिट ऑफ अ मोर डिस्कशन, इनको मैं एट द एंड ऑफ द सेशन इंशाल्लाह आंसर करूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि वन गो में ज़रा इन चीज़ों को हम एड्रेस करें, फिर आपके इंशाल्लाह क्वेश्चंस भी हम आंसर टेकअप कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं एज आई गो अलोंग मैं डिस्कस करता जाऊंगा। बहुत सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मेरा ख्याल है कि वो आंसर होते जाएंगे, फिर आखिर में जो बच जाएगा उसे हम ज़रा और तफसीली डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द सेशन। अच्छा, ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की टैक्सेशन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी हम पहले कह किसे रहे हैं, ये हम हमारे जहन में होना चाहिए। अगर तो मेरा कोई बिजनेस है, उसका कोई बिजनेस का एसेट है, कोई ऑफिस मैंने लिया हुआ है, कोई मेरा शॉप है, तो क्या वो मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी है? जब मैं कहता हूँ मूवेबल प्रॉपर्टी, या फॉर एग्जांपल कोई बिल्डर एंड डेवलपर है, कोई लेट्स से ये काम कर रहा है छोटी लेवल पे या बड़े लेवल पे, कि कुछ यूनिट्स बना के उन्होंने सेल ऑफ कर दिए, तो वो अगर इन यूनिट्स को सेल करते हैं तो क्या उनके लिए मूवेबल प्रॉपर्टी टैक्सेशन अप्लाई होगा, या ये कुछ और ही हम बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे खैर स्लाइड्स में ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया है काफ़ी हद तक कि जो बिजनेस का डेप्रिशिएबल एसेट होता है, जो वो अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर ये कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होता। जो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसके कॉन्सेप्ट्स, वो उसका बिजनेस का डेप्रिशिएबल एसेट ही है, उसे वो सेल करेगा तो वो उसकी बिजनेस इनकम में ही टैक्स होता है। ऐसे ही जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं, जब वो इन यूनिट्स को सेल करते हैं, पूरा टावर सेल कर दिया, एक यूनिट सेल कर दिया, तो ये उनकी इन्वेंटरी है, और इन्वेंटरी को सेल करने की जो टैक्सेशन है वो अगेन एज अ बिजनेस टैक्सेशन उसको लिया जाता है। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्सेशन जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। तो सर, ये कौन से एसेट्स हैं? ये जो हैं हमारे जो पर्सनल एसेट्स हैं, मैंने बेशक फिर वो इन्वेस्टमेंट पर्पजेस के लिए लिए हों, मैंने पर्सनल यूज़ के लिए लिए हों, ये मैं पर्सनल लेवल पे जो मैंने या तो ओपन प्लॉट ऑफ लैंड लिया, या फॉर एग्जांपल मैंने कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी ली, ये उसके ऊपर अप्लाई होगा। उसकी जो टैक्सेशन होगी वो ऐसे होगी जैसे अभी हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, पहले जो है ये चीज़ टैक्स नहीं की जाती थी। 2013 में ये रियलाइज़ किया गया कि अच्छा, ये इतनी बड़ी हाउसिंग कॉलोनीज बन रही हैं। बहुत लेट रियलाइज़ किया गया, लेकिन बहरहाल देर है दुरुस्त है। इतनी बड़ी हाउसिंग कॉलोनीज हैं, पूरे पूरे प्रोजेक्ट्स हैं, ऑफिस टावर्स हैं, और इसमें लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। एक तो बिल्डर खुद है ना, बिल्डर की अपनी इनकम है, तो वो तो चलिए ठीक है, वो बिल्डर की इनकम तो बिजनेस एक्टिविटी है, उसकी वो टैक्स होगी ही होगी। लेकिन ये लोग जो बाद में इतने सारे इन्वेस्टर्स कूद पड़े हैं, और ये रियल स्टेट बड़ा ही एक स्ट्रक्चर्ड कॉम्प्रिहेंसिव सा एक एसेट क्लास बन गया है, तो इसकी जो लोग इतनी ज़्यादा सेल परचेज करें तो उसको भी तो टैक्स करना चाहिए, बिल्कुल करें जी। तो उसके बाद फिर ये प्रोविजंस आ गए। अच्छा, इसमें ये क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं कि भाई इसमें जो हम टैक्स करेंगे, हम ये करेंगे कि हम ये देखेंगे आपकी सेल कंसिडरेशन क्या है, आप जो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, माइनस योर कॉस्ट ऑफ एसेट। जाहिर सी बात है, बड़ी बेसिक सी इकोनॉमिक्स है इसके अंदर, कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो ये मेरी सेल कंसिडरेशन हो गई, माइनस कॉस्ट प्लस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस से मुराद के भाई कोई आपका ब्रोकरेज है, कोई आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है, आपने ओपन प्लॉट ऑफ लैंड लेके उस पर कंस्ट्रक्शन कराई, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आप माइनस करेंगे उसमें से। सो ये इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन अब यहाँ से थोड़ी बात टेढ़ी होती जाती है, ज़रा कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं? सेल कंसिडरेशन जो है ना, सेल कंसिडरेशन की बहुत अनफॉर्चुनेटली सो खिचड़ी पक गई है अभी पाकिस्तान में। सेल कंसिडरेशन के हवाले से वो कहते हैं कि भाई आप हायर ऑफ लोगे योर एक्चुअल सेल वैल्यू, लेट्स से करोड़ रुपए है, और द वैल्यू नोटिफाइड बाय एफबीआर, जैसे एफबीआर वैल्यू कहा जाता है। अक्सर आप सुनते होंगे एफबीआर वैल्यूज बढ़ गए, कि जी जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं, ये सड़कों पे आ गए हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन खैर बहरहाल नेगोशिएशंस कुछ ना कुछ होते रहते हैं बात के साथ।
तो वो कहते हैं एफबीआर रेट्स को रिवाइज कर रहा है, वैल्यूएशंस को अप कर रहा है। तो ये एफबीआर की जो वैल्यूज हैं इससे भी कंपेयर किया जाएगा। अच्छा, एफबीआर की वैल्यूज फिर हर शहर में नहीं होते, आपको कराची का मिल जाएगा, लेट से नवाबशाह का नहीं मिलेगा, नौशर फिरोज का नहीं मिलेगा, मुल्तान का मिल जाएगा, बहावलपुर का मिल जाएगा, ननकाना साहब का नहीं मिलेगा। सो स्मॉल टाउन्स का नहीं मिलेगा, बड़े शहरों का आपको मिल जाएगा। तो उन शहरों के अंदर कौन सी वैल्यू होगी जी, उन शहरों में देखा जाएगा कि हायर ऑफ योर एक्चुअल सेल वैल्यू क्या है, और डीसी वैल्यू जिसे कहा जाता है, ये पुराना जो हमारा कमिश्नरेट सिस्टम अभी तक चल रहा है। तो लैंड टैक्सेस के लिए जो वैल्यूएशन ली जाती है, तो वही कहा जाता है कि अच्छा जी डीसी वैल्यूज जो है ना, डीसी वैल्यूज हम उससे फिर कंपेयर करेंगे। तो लॉ ये कहता है कि भाई इन तीनों में से जो हाईएस्ट वैल्यू है ना, आप उसे कंसीडर करोगे सेल वैल्यू एक जगह, और दूसरी जगह आप अपनी कॉस्ट से माइनस करोगे। तो जाहिर सी बात है जब आप हायर सेल वैल्यू लेंगे तो आपकी जो कैपिटल गेन है वो भी बढ़ जाएगा, और अकॉर्डिंगली जो टैक्स है वो भी बढ़ जाएगा। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सो पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस जो है ये भी एफबीआर वैल्यूज आ गई हैं, तो ये ज़बरदस्ती इस पर की जाती हैं क्योंकि इससे कम हो नहीं सकती। तो अब मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस जो आपकी सेल एग्रीमेंट्स हैं वो एफबीआर वैल्यूज के ऊपर ही होते हैं। तो बाय एंड लार्ज ये सेल कंसिडरेशन जो है ये एफबीआर वैल्यूज के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, अनलेस समबडी डिसाइड्स कि नहीं मैं थोड़ा ऊपर से दिखाना चाहता हूँ तो फिर वो दिखाया जाता है, वरना बाय एंड लार्ज एफबीआर वैल्यूज ही लोग रिपोर्ट करते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसकी टैक्सेशन किस तरीके से होगी? इसकी टैक्सेशन जो है ये सामने जो आप रिज्यूम अपनी देख रहे हैं इसे जरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन ये फर्स्ट टाइम इस साल अप्लाई हो रही है। ये जो हम साल जिसकी फाइलिंग कर रहे हैं टैक्स ईयर 2020, इस दफ़ा पहली दफ़ा डिस्टिंक्शन किया गया बिटवीन एन ओपन प्लॉट ऑफ लैंड एंड ए कंस्ट्रक्टेड पीस ऑफ प्रॉपर्टी। क्यों इसका डिस्टिंक्शन किया गया? ये इस वजह से किया गया कि इसमें ये कहा गया कि लोग अगर ओपन प्लॉट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और जल्दी बेच रहे हैं तो उसका मकसद ये है कि उनका रेशनल वॉस कि हम बिजनेस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, तो इसमें ज़रा ज़्यादा पीरियड तक जो है वो इसको टैक्स करना चाहिए और एग्जेम्पशन कम होनी चाहिए। और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में अगर लेट से वो करके सेल कर देते हैं तो इस चीज़ का कंपैरेटिवली ज़्यादा चांस है कि मे बी उन्होंने अपने यूज़ के लिए ली हो या रेंटल के लिए ली हो, लेकिन अब उनको सेल करना पड़ रहा है। तो चले हम इसमें जो एग्जेम्पशन है वो हम 4 सालों के बाद एग्जेम्प्ट कर देंगे, 4 साल कम से कम आप होल्ड करें। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ओपन प्लॉट ऑफ लैंड है, वो आपने पहला साल पूरा गुजारा, पहला साल गुजर गया, अब लेट से आपका एक कैपिटल गेन राइज हो रहा है तो उसका जो 25%, 25% अमाउंट ऑफ जो गेन है वो एग्जाम कर दिया जाएगा। 75% टैक्सेबल होगा, कब तक? 8 सालों तक। 8 साल एक दफ़ा गुजर गए, उसके बाद आपका 100% जो भी अमाउंट ऑफ गेन है, वो करोड़ हो, 2 हो, 5 हो, जो भी हो, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो भी आपका अमाउंट ऑफ टैक्स है वो अमाउंट ऑफ गेन है वो एग्जाम्प्ट होगा, कोई इस पर टैक्स अप्लाई नहीं होगा। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के अंदर ये 8 साल नहीं, उसमें थोड़ी रियायत दी गई और वो उसको लिमिट किया गया है 4 सालों तक। 4 सालों से ऊपर आप जाएंगे तो फिर आपका जो भी कैपिटल गेन होगा वो एग्जाम्प्ट होगा, उससे कम आप रहेंगे तो ये टैक्सेबल रहेगा। सो ये इसका प्रिंसिपल है, बाय एंड लार्ज इसकी स्कीम ये है। और ये बट दिस ओनली अप्लाइज फॉर टैक्स ईयर 2021 में भी इसके चेंजेस हैं, इंशाल्लाह उसे हम किसी और सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी बेसिस पे आपने क्या किया? इसकी बेसिस पे आपने वर्कआउट कर लिया कि मेरा कैपिटल गेन है क्या, इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए ये फॉर्मूला आपने यूज किया कि सेल कंसिडरेशन व्हिच यू वर्क आउट एज हाईएस्ट ऑफ एक्चुअल सेल वैल्यू, एफबीआर वैल्यू या डीसी वैल्यू माइनस योर कॉस्ट, और फिर आपने उसका होल्डिंग पीरियड देख लिया। इन दोनों इनपुट्स को इस्तेमाल करते हुए आपने ये देख लिया कि अच्छा मेरी कॉस्ट है कितनी, ठीक है, और मेरा कैपिटल गेन है कितना। फिर आपने एक दफ़ा वो अमाउंट वर्कआउट कर लिया, फिर ये जो नीचे वाला टेबल है ये अप्लाई होगा कि अच्छा 5 मिलियन तक अगर मेरा कैपिटल गेन है तो 5% मैंने देना है। 5 मिलियन से 1 करोड़ रुपए तक है, ज़बरदस्त, माशाल्लाह बहुत आपको गेन हुआ है, 10% आप दे दें। 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक है, और ज़बरदस्त, 15% आप दे दें। आप भी बढ़ाते जाएं अपना गेन, एफबीआर भी अपना रेट ऑफ टैक्स बढ़ाता जाएगा। प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्स है ना जी। ज़्यादा अगर मेरी इनकम है तो इंसाफ का तकाजा तो यही है कि मुझे टैक्स भी ज़्यादा किया जाए। तो इस वजह से इस रेट्स को भी आप प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्स होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपका जो टैक्स रेट है वो भी बढ़ाया जाएगा। सो इस तरीके से जो कैपिटल गेन टैक्सेशन है ये राइज होती है। इसके हवाले से भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ Q&A पैनल में आप हमें भेजते जाएं
और एट द एंड ऑफ द सेशन जो है वो हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बकिया जो सेशन है वो मैं थोड़ी स्पीड में कवर करूँगा, वी आर अ बिट शॉर्ट ऑफ टाइम, और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करेंगे क्योंकि ये कंपैरेटिवली चीज़ें आसान हैं, तो इन्हें ज़रा हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स से आपने इन्वेस्ट किया है लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स में, डिबेंचर्स में, टीएफसीज में, सारी चीज़ों की टैक्सेशन सेम तरीके से होती है, लेकिन जनरली जो लोग टैक्स इन्वेस्ट करते हैं बेसिकली शेयर्स में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, इसका जो रेट ऑफ टैक्स है वो सीजीटी कैपिटल गेन टैक्स है 15% फॉर फाइलर्स। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो ये 30% हो जाएगा। ऐसे डिविडेंड्स हैं, स्टैंडर्ड रेट इज 15%, नॉन फाइलर है 30%। ये कैलकुलेट कौन करेगा भाई? मैं तो अब कोई बड़े ट्रेडर्स हैं, जिन लोगों की बहुत सारी ट्रेडिंग है, डे ट्रेडर्स हैं, वो तो जल्दी जल्दी ट्रेड करते रहते हैं, तो कौन कैलकुलेशन करेगा? आप रिलैक्स हो जाएं, कुछ भी आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये पूरा का पूरा काम है एनसीसीपीएल का, जो आपको एट द एंड ऑफ द ईयर एक कैपिटल गेन टैक्सेशन स्टेटमेंट दे देते हैं, जो आपको बताते हैं कि अच्छा पूरे साल के आपके ट्रेड्स हमने देख लिए और ये आपका कैपिटल गेन बनता है, इतना टैक्स बनता है, ये आपके गेन में से हमने डिडक्ट करवा के एफबीआर में जमा कर दिया। अब जो है वो अब बस आप ये अपने टैक्स एडवाइजर को दें। और तो ये आपने पेपर ले लिया एनसीसीपीएल से। दूसरा सीडीसी विच इज़ द सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस चीज़ का ट्रैक रखना कि किस शेयर होल्डर के पास कितने शेयर्स हैं, उस पर कोई लियन मार्क है, कोई प्लेज है, कोई ये सारी चीज़ें जो है वो डिपॉजिटरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये आपको ये बताते हैं कि नंबर वन, एक तो ये कि आपकी डिविडेंड क्या है पूरे साल का, जो कि शेयर ऑफ इनकम आपको कंपनी से मिलता है। दूसरा ये आपको ये बताते हैं कि जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर कितने आपके पास शेयर्स पड़े हुए हैं, क्योंकि ये भी बहुत जानना ज़रूरी है कि आप अपने वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आपको पता होना चाहिए कि अच्छा मेरे पास इतने शेयर्स हैं, और उसकी वैल्यूएशन बेसिस भी पता होना चाहिए आपसे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये जो वैल्यूएशन बेसिस है ना, ये इतनी आसानी से आपको मिल नहीं सकती, ये खुद बड़ी वर्कआउट करनी पड़ती है, क्योंकि टैक्स में जो भी हम एसेट दिखाते हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लॉ, कि हम अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर, वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर जो भी हम एसेट दिखाते हैं, हम हमेशा उसको कॉस्ट बेसिस पे दिखाते हैं, हम उसको फेयर मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखाते। हम ऐसे नहीं कहते कि मैंने शेयर्स लिए थे करोड़ रुपए के, अब तो वो 5 करोड़ के हो गए हैं, तो मैं 5 करोड़ का अभी से गेन दिखा दूँ, ऐसा नहीं। जब तक मैं सेल नहीं करूँगा तब तक मैं उस गेन को वहाँ पे दिखाऊंगा नहीं, तब तक उस एसेट को मैं वहाँ पे दिखाऊंगा नहीं। सो ये हम कॉस्ट स्टेटमेंट की बेसिस पे हमें दिखाना होता है। अच्छा, इसको वर्कआउट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपकी आसानी के लिए बी फाइलर ने, वी हैव रिसेंटली डन दिस व्हिच इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्राइड फॉर अस, कि हमने एनसीसीपीएल के साथ वी हैव एंटर्ड इनटू अ कोलैबोरेशन, और उनके साथ हमने जो है वो एक एमओयू किया, वी हैव नाउ कोलैबोरेटेड विद देम। अगर आप शेयर मार्केट्स में आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपके कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स में आप इन्वेस्टमेंट है, तो जब आप प्रोसेस इनिशिएट करेंगे बी फाइलर के थ्रू, आप बी फाइलर पे आएंगे, एंड देन व्हेन यू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनसीसीपीएल हमारे थ्रू, तो एनसीसीपीएल आपको वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली भेज देगा, जिसमें ये एक एडिशनल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो कि स्पेशली जो बी फाइलर के क्लाइंट्स हैं उनके लिए इन्होंने एक अरेंजमेंट किया है। सो वी वर एबल टू डू दिस विद देम, कि ये आपकी जो रिमेनिंग स्टॉक पोर्टफोलियो है, शेयर्स का पोर्टफोलियो है, उसकी ये जो कॉस्ट बेसिस है ये भी आपको दे देंगे, वरना ये बड़ी मुश्किल होती है वर्कआउट करना। तो ये भी अब आपको मैसेज के थ्रू आ जाएगी, फिर आप बी फाइलर में उसे अपलोड करें, और उसकी बेसिस पे इंशाल्लाह आपकी जो टैक्स फाइलिंग है वो शुड बी एबल टू डू दैट। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने थोड़ा स्क्रीनशॉट्स कुछ रखे हैं कि इस तरीके से वो सीजीटी स्टेटमेंट होती है, या ये इस तरीके से सीडीसी की ई डिविडेंड स्टेटमेंट होती है, जो आप हमें देते हैं कि अच्छा ये मुझे पूरा डिविडेंड मिला फॉर एग्जांपल पूरे साल का, या ये मेरा पूरे साल का जो है वो सीजीटी था, कैपिटल गेन ये था, उसके ऊपर ये टैक्स डिडक्ट हुआ। ये फिर हमारी बी फाइलर की टीम बेस्ड ऑन दीज स्टेटमेंट्स इंफॉर्मेशन अपलोड करती है, और आपको एडवाइस करती है, आपको सपोर्ट करती है, और फिर उसकी बेसिस पे दे फाइल योर टैक्स रिटर्न्स। ऐसे जी, यहाँ तक तो हमने देखा कि डिफरेंट जो हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उनकी किस तरीके से हम टैक्सेबिलिटी करेंगे। लेकिन ये कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं, तो वी फेल्ट कि आज के सेशन में हम उसे भी कवर करेंगे, फिर विल क्विकली मूव टू योर क्वेश्चंस एंड आंसर्स इंशाल्लाह। गिफ्ट्स की टैक्सेशन किस तरीके से होगी? अच्छा, गिफ्ट्स जो हैं वो बड़े ज़माने तक एग्जेम्प्ट रहे, यही वजह थी कि गिफ्ट्स को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया।
और शायद यही वजह थी कि इसे चेंज भी नहीं किया गया। लेकिन अब ये जिस साल की अभी हम फाइलिंग कर रहे हैं इसमें इसको बहुत ज़्यादा इसको रिफॉर्म किया गया है, अब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया गया है। अब ये कहा गया है कि गिफ्ट्स जो हैं वो अब ऐसा नहीं है कि कोई भी एक दूसरे को गिफ्ट दे दे तो वो एग्जेम्प्ट होगा, ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान एक दूसरे को गिफ्ट क्यों देगा, बहुत मुश्किल है। जाहिर सी बात है जो है वो क्लोज रिलेशंस ही होते हैं, वही एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, और दोस्त को जब तौफीक हो जाए, वरना अमूमन तो जो क्लोज रिलेशंस हैं वही एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। और टैक्स लॉज भी, स्पेशली पाकिस्तान के टैक्स लॉज ने अब जाके इस चीज़ को रियलाइज़ किया। तो अब उन्होंने कहा है कि अगर लेट्स से आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, स्पाउस हैं, जो लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, या आपके चिल्ड्रन हैं, अगर तो ये आपको गिफ्ट देते हैं, नाउ दिस इज अ वेरी इमीडिएट फैमिली। स्पाउस का भी मैंने बिल्कुल नाम लिया है, वो भी गिफ्ट दे सकते हैं एक दूसरे को। सो अगर ये एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो ये एग्जेम्प्ट होगा। इसके अलावा अगर कोई आपको गिफ्ट देता है तो ये आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये दिस इज अ वेरी एक जो है फंडामेंटल गिफ्ट के अंदर एक चेंज आ गया है। और इसमें भी अगर आप लेट से आप कोई कैश के फॉर्म में कोई गिफ्ट आपको मिल रहा है तो वो भी बैंकिंग चैनल के थ्रू होना चाहिए, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होना चाहिए, प्रॉपर गिफ्ट डीड्स होनी चाहिए, क्योंकि वो लीगल तब होगी चीज़ जब आपके पास गिफ्ट डीड होगी, फिर वो जाके एग्जाम्प्ट होगा। अगर कैश है, बैंक है, उसकी भी गिफ्ट डीड होनी चाहिए। और अगर लेट्स से कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, शेयर्स हैं, ये तमाम चीज़ें गिफ्ट के थ्रू ट्रांसफ़र की जा सकती हैं। इन तमाम चीज़ों की गिफ्ट डीड होनी चाहिए, वरना फिर ये आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। गिफ्ट की टैक्सेशन इस तरीके से होती है, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, ट्रेल होना चाहिए, गिफ्ट डीड्स होनी चाहिए। और अगर यही लोग आपस में एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं तब जाके वो एग्जेम्प्ट होगा, अदरवाइज इट विल बी टैक्सेबल। तो गिफ्ट्स के हवाले से ये आपने जहन में रखना है। अच्छा, इनहेरिटेंस में किस तरीके से काम करेगा ये? क्या इनहेरिटेंस अगर हमें रिसीव हो रहा है, क्या हमारे लिए वो टैक्सेबल होगा? तो पाकिस्तान में इनहेरिटेंस के ऊपर टैक्स नहीं लगता। जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के हवाले से तो जाहिर सी बात है, जब कोई प्रॉपर्टी हो, कोई ऐसी कोई चीज़ हो, वो आप जब रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, आप उसकी जो लीगल टाइटल है चेंज कराएंगे, तो वो स्टैम्प ड्यूटीज़ होंगी, रेलिवेंट प्रोविंशियल टैक्सेस होंगे, वो तो आपने बेयर करने पड़ेंगे। लेकिन बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो इनहेरिटेंस के ऊपर एक जो स्टेट्स का ट्रांसफ़र होता है उसमें एक टैक्स होता है। पाकिस्तान में वो इनहेरिटेंस के ऊपर टैक्स नहीं है, वो दैट इज़ एग्जेम्प्ट। लेकिन जो ट्रांसफ़र आप कराने जाएंगे उसमें फिर आपने जहन में रखना है कि वो फिर जो रेलिवेंट प्रोविंशियल टैक्सेस हैं वो आप पे करेंगे। अच्छा, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लॉ फॉर बोथ गिफ्ट्स एंड इनहेरिटेंस, वो ये कि मैं वैल्यू कौन सी शो करूँगा अपने पास, अगर मुझे इनहेरिटेंस में कोई चीज़ मिलती है या गिफ्ट्स में कोई चीज़ मिलती है। तो इसमें आपने जहन में रखना है उस वक्त की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो आप रखेंगे। शेयर्स हैं तो उस वक्त की फेयर मार्केट वैल्यू रखेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस वक्त की एफबीआर वैल्यू रखेंगे, कैश है तो कैश की इटसेल्फ फेस वैल्यू जो है वो रखेंगे। तो ये चीज़ जहन में रखनी है। अक्सर लोग ज़ीरो वैल्यू कर देते हैं या कम वैल्यू दिखा देते हैं, तो ये टेनेबल नहीं होगा, प्रूफ करना बड़ा मुश्किल होगा। तो इस वजह से बेस्ट ये है कि उस वक्त की जो मार्केट वैल्यू है वही आप दिखाएं, यही सही तरीका है और यही लीगल रिक्वायरमेंट भी है। लास्ट एक अब एक पॉइंट जो हम इनकम की लेवल पे ट्रेस करेंगे वो हम देख लेते हैं, एग्रीकल्चर इनकम जी। इसके हवाले से भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ये टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है, इस किस तरीके से इसकी एडजस्टमेंट होगी। तो एग्रीकल्चर इनकम फेडरल लेवल पे जो है बिल्कुल वो एग्जेम्प्ट है, नो डाउट। लेकिन प्रोविंशियल डिपार्टमेंट जिसको टैक्स करते हैं, प्रोविंस के लिए ये टैक्सेबल सब्जेक्ट है। लेकिन अलबत्ता उसका जो टैक्स रेट है कंपैरेटिवली वो बड़ा कम है। 12 लाख सालाना बेसिस पे वो एग्जेम्प्ट है। फिर आप जाएंगे 12 से 24 लाख तक 5% टैक्स है। फिर 2.4 मिलियन से 4.8 मिलियन तक 10% टैक्स है। एंड देन 4.8 मिलियन से ऑनवर्ड 15% टैक्स है। तो जो टैक्स रेट है कंपैरेटिवली बहुत कम है। और जो हमारा फेडरल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वो भी ये कहता है कि हम आपको एग्जेम्प्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, प्रोवाइडेड आप हमें एविडेंस दें इस चीज़ का कि आपने प्रोविंस में जाके उसके ऊपर इनकम टैक्स पे किया है। तो ये आप मत भूलिएगा। अगर आप फेडरल में कहते हैं कि जी ये मैं जो मेरी इनकम है ये तो एग्रीकल्चर इनकम है, तो ये प्रोविंस में जाके जो है आप अपना इनकम टैक्स पे करना मत भूलिएगा, वरना फिर इधर आपको पे करना पड़ जाएगा और यहाँ पे टैक्स रेट जो है दैट इज सिग्निफिकेंटली हायर, बहुत ज़्यादा हाई है कंपैरेटिवली। तो इस वजह से ये आपने जहन में रखना है कि एग्जेम्पशन है, बिल्कुल है, लेकिन प्रोवाइडेड अगर आपने प्रोविंस में इसके ऊपर टैक्स पे किया हुआ। वेल्थ स्टेटमेंट
क्योंकि यहाँ तक हमने जो डिस्कस किया वो हमने इनकम के ऊपर डिस्कस किया। अच्छा जी, आगे क्या हमने सिर्फ अपना इनकम के बारे में बताना है? नहीं, हमने अपनी वेल्थ के बारे में बताना है। अच्छा, इसमें क्या क्या बताना है? इसमें बताना है कि साल के स्टार्ट में मेरी क्या वेल्थ थी, क्या एसेट्स थे, साल के आखिर में क्या एसेट्स थे, और पूरे साल में मुझे ये भी बताना है कि उसके अंदर चेंजेस क्या है, जिसे हम कहते हैं वेल्थ रेकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि कुछ इस तरीके से नजर आती है, जिसमें ये बताया जाता है कि अच्छा, साल के स्टार्ट में जैसे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे बताया गया है नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर, वो नंबर यहाँ पे आता है। फिर आप बताते हैं कि इनफ्लोज क्या है मेरे, कौन सी इनकम थी जो टैक्सेबल थी, कौन सी इनकम थी जो एग्जाम थी। आप जैसे यहाँ पे बताएंगे कि मेरी इनहेरिटेंस मुझे कोई मिली, कोई गिफ्ट मिला, कोई मैंने एसेट है मेरा जो कि टैक्सेबल नहीं था, फॉर एग्जांपल पर्सनल गाड़ी मेरी यूज़ में है, उसको मैंने बेचा, उस पर गेन हुआ, वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। ऐसे फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन रेमिटेंसेस हैं जो कि टैक्सेबल नहीं है, वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो ये इस तरीके से आपने यहाँ पे पूरा बताना होता है कि ये मेरे एसेट्स थे एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड दीज वर द रीजंस व्हाई दीज एसेट्स इंक्रीज्ड और डिक्रीज ड्यूरिंग द ईयर। जैसे इनफ्लोज आउटफ्लोज दोनों आप बताएंगे। आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं तो आपकी नेट एसेट्स कम हो जाएंगे, वो आप बता देंगे। गिफ्ट्स आपने किसी दूसरे को दे दिए, आपने एसेट सेल ऑफ कर दिया, घर था, गाड़ी थी, आपने बेच दी, लॉस हो गया, वो भी आप यहाँ पे बताएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने सालाना बेसिस पे अपना एसेट्स भी बताने हैं, वेल्थ भी बतानी है एट द एंड ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और उसको रेकनसाइल भी करके बताना है, रेकनसिलेशन पूरी आपने बतानी है। लेकिन अगेन ऑल ऑफ दीज आर वेरी टेक्निकल थिंग्स, बहुत इसके अंदर डेप्थ है, बहुत इसके अंदर जो है वो लॉ के फाइनल पॉइंट्स हैं। सो इट्स ऑलवेज बेस्ट कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ना, वेल्थ स्टेटमेंट है जिसमें यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सारे एसेट्स बताने होते हैं, या ये वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, यू लीव इट टू द प्रोफेशनल्स। इसी वजह से बेस्ट यही है कि आप इसमें प्रोफेशनल एडवाइस यही लें, क्योंकि बहुत सारे इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, टैक्स लॉज हमारे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है वो इट्स ह्यूज टोम ऑफ लॉज एंड रूल्स और सारी चीज़ें, फिर उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, और टैक्स लॉज क्योंकि लीगल मामला है ना, आपने गलती से भी कोई नंबर डाल दिया तो वो फिर उस पर दैट माइट बिकम सब्जेक्ट टू टैक्सेशन। तो हाउ डू एक्सप्लेन इट टू अथॉरिटीज लेटर, वो बड़ी उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर आप टैक्स एडवाइजर इंगेज करें। सो बेहतर यही है कि सिरे से ही आप इसके अंदर हेल्प लें। आप आएँ beefiler.com पे और बड़ी आसानी से आप देखें कि कितनी आसानी से इस पोर्टल के थ्रू आपको फैसिलिटेट किया गया है। जी, beefiler.com आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है? जैसे मैंने बताया था स्टार्ट में कि पाकिस्तान का अपनी नौयत का बड़ा ही एक यूनिक एंड इंटरैक्टिव एंड यूजर फ्रेंडली एक टैक्स फाइलिंग एंड प्रेपरेशन एंड एडवाइजरी पोर्टल है और एप्लीकेशन है। यू जस्ट हैव टू साइन अप, और ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपने देनी है, एंड इसकी बेसिस पे यू विल सी हाउ क्विकली यू आर एबल टू गेट टैक्स एडवाइस एंड गेट योर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग विद अस। you've been a terrific audience, बहुत सारे questions भी हमें मिले, काफ़ी एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन भी रहा, एंड विल ट्राई कि इस किस्म के और हम सेशंस करते रहें। सो डू स्टे कनेक्टेड टू beefiler, और जो भी आपके क्वेश्चंस, कंसर्न्स हैं, क्यूरीज हैं, आप साइन अप हों और आप वहाँ पे आके जो है वो टीम के साथ कनेक्ट हो। एंड इसमें जो फीस है वो हम बिल्कुल आखिर में लेते हैं, वंस यू डिसाइड कि अच्छा FBR पे आप फाइलिंग जो है वो हमसे करा रहे हैं। अदरवाइज बिफोर दैट ये जो भी एडवाइजरी है, तमाम चीज़ें जो हैं, पहली हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि हम आपको फैसिलिटेट करें। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड डू स्टे कनेक्टेड टू beefiler.com। थैंक यू।